अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वेनेजुएला पर अटैक किया, फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ले गए। अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने की फिराक में हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देते हुए ट्रंप ने ग्रीनलैंड का साथ दे रहे यूरोपीय देशों पर नया टैरिफ लगाया है। लेकिन ट्रंप शायद यहां पर गलती कर बैठे। ऐसा लगता है कि टैरिफ की जो चाल ट्रंप ने चली वो उन पर उल्टी पड़ गई है। यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप के सबसे बड़ा झटका देते हुए नजर आए हैं। क्या ट्रंप ने अमेरिका की बर्बादी को न्योता दे दिया है? तो क्या ट्रंप अपने ही टैरिफ चाल में फंस गए हैं? क्या ट्रंप का ग्रीनलैंड पर कब्जे का ख्वाब अमेरिका को ले डूबेगा? क्या टैरिफ वॉर की बार बार धमकी देने वाले ट्रंप को यूरोपीय संघ ने आईना दिखा दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस ट्रेड वॉर से बचने के लिए यूरोपीय संघ ने अमेरिका से समझौता किया था, उसे खुद यूरोपीय संघ ने तोड़ दिया है। जी हां, तो कुल मिलाकर अब आप समझिए कि जिस तरह की स्थिति अमेरिका और ट्रंप के लिए बनती हुई नजर आ रही है, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टैरिफ को हथियार बनाकर दुनिया को डर दिखाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने ही जाल में फंसते दिख रहे हैं। चीन से लेकर भारत तक और यूरोप से लेकर मैक्सिको तक ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को झकझोर दिया है। बढ़ती महत्वाकांक्षा ने ट्रंप को बेलगाम कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या टैरिफ की राजनीति उल्टा ट्रंप पर ही भारी पड़ रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपीय संघ ने ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है। ट्रंप के टैरिफ की टैरिफ नीति फुस। यूरोपीय संघ ने अमेरिका से ट्रेड डील कैंसिल की। अमेरिका के साथ प्रस्तावित ऐतिहासिक ट्रेड डील कैंसिल। मौजूदा हालात में नई ट्रेड डील से ईयू का साफ इनकार। ट्रंप का टैरिफ नीति को स्थिर व्यापार के खिलाफ बताया। ट्रंप पर टैरिफ को दबाव और धमकी की तरह इस्तेमाल करने का आरोप। अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये बड़ा धक्का है। यूरोपीय संसद के इस कदम के बाद ट्रांस अटलांटिक समझौते पर सवालिया निशान लग गया, जो पिछले साल ही हुआ था। इस पर जुलाई 2025 में खुद राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने हस्ताक्षर किए थे। समझौते का मकसद था अमेरिकी टैरिफ को 15% पर रखकर व्यापार संबंधों को स्थिर करना था। बदले में अमेरिकी एक्सपोर्ट पर शुल्क को कम करना था। लेकिन ग्रीनलैंड पर ट्रंप की कब्जे की जिद ने इस समझौते पर पानी फेर दिया। दरअसल ट्रंप ने शनिवार को ही 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ का ऐलान किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर नए टैरिफ का ऐलान किया। ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर लगाया 10% टैरिफ। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड, फिनलैंड, इन पर टैक्स लगाया गया। ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान इन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 10% टैरिफ बढ़ाने के साथ ही चेतावनी देते हुए ट्रंप की 8 यूरोपीय देशों को चेतावनी, 1 फरवरी से नया टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। ग्रीनलैंड को लेकर समझौता न होने पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। 1 जून से ये टैरिफ बढ़ाकर 25% करने की धमकी दी। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे हैं यूरोपीय देश। ट्रंप ने जिन यूरोपीय देशों पर टैरिफ बढ़ाया है, उन देशों ने इसी सप्ताह ग्रीनलैंड में अपने कुछ सैनिक भेजे हैं। ट्रंप के टैरिफ को लेकर यूरोपीय देशों ने करारा जवाब दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, ट्रंप को यूरोप का जवाब सब है। इमैनुएल मैक्रो, राष्ट्रपति फ्रांस। टैरिफ की धमकियां अस्वीकार्य है और इनकी यहां कोई जगह नहीं है। यूरोप इसका जवाब देगा। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा, यूरोप की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। यूरोपियन पीपल्स पार्टी के प्रमुख मैनफ्रेड वेबर ने कहा,
सांसद उस समय किसी समझौते का समर्थन नहीं कर सकते हैं जब ट्रंप ग्रीनलैंड से जुड़ी धमकियां दे रहे हैं। लगता है कि ट्रंप की राजनीति ट्रंप के लिए अब दोधारी तलवार बन चुकी है। यूरोपीय देशों ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ट्रेड डील कैंसिल कर दिया है कि दुनिया अब टैरिफ वॉर नहीं बल्कि स्थिर और भरोसेमंद ट्रेड चाहती है। यूरोपीय संघ का कदम सिर्फ एक डील कैंसिल करना नहीं बल्कि ट्रंप की नीति पर वैश्विक अविश्वास का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी और ऐसे में जो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश है अमेरिका की, आखिर वो कितनी सही है और क्यों इसे रोकना जरूरी है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कर्नल जे.एस. सोढ़ी रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए, साथ ही साथ आकाश जिंदल जी भी जुड़े हुए मेरे साथ, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। जे.एस. सोढ़ी सर, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, ये जो पूरी सिचुएशन है, क्योंकि ग्रीनलैंड की जो पोजिशन है वो बहुत ज्यादा खास हो जाती है, ये बात अमेरिका बहुत अच्छे से समझता है और शायद यही वजह है कि बार बार वो कब्जा करने की बात कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप नए नहीं है सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इससे पहले भी अमेरिका ने कई बार कोशिश की है कि ग्रीनलैंड को खरीद लिया जाए, हालांकि कभी इसकी अनुमति मिली नहीं, कभी ये पॉसिबल हो नहीं पाया। जिस तरह की सिचुएशन अब नजर आ रही है, क्या लग रहा है सर, अमेरिका करीब आते जा रहा है या फिर अब उसे झटका लगा है जोर का? जय हिंद खुशबू जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। टेलर स्विफ्ट का एक प्रसिद्ध बयान है कि अगर किसी बाहुबली को रोकना हो तो उसका एक ही तरीका होता है, उस बाहुबली के सामने खड़े हो जाना। अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ दुनिया में किया, उनके आगे कोई खड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन जब से उन्होंने ग्रीनलैंड पे अपने इरादों को साफ किया और यूरोप के कई पश्चिमी देशों पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसके बाद नेटो को और यूरोपियन यूनियन को एहसास हो गया कि अब ये डंडा हम पे भी पड़ने वाला है। जो उन्होंने वेनेजुएला पे जो कार्रवाई हुई थी, उसकी जब उन्होंने कोई कड़ा बयान नहीं जारी किया था, उसे अब एहसास हो गया कि अगला नंबर अब ग्रीनलैंड का है। और जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को कॉल ऑफ कर दिया है, यह वाकई में दिखाता है कि अगर बाहुबली को रोकना हो तो उसके आगे खड़े होना ही एकमात्र तरीका है। जब तक यूरोप के देश, जब तक नाटो के देश, जब तक यूरोपियन यूनियन के देश इकट्ठे होके अमेरिका के को नहीं ललकारेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं रोकेंगे, डोनाल्ड ट्रंप थमने वाले नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का जो सपना था, जो उन्होंने चुनावी वादों में कहा, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं, उनका यह सपना तो नहीं पूरा होगा, लेकिन मेकिंग अमेरिका गरीब अगेन जरूर हो जाएगा। क्योंकि आज ही जो अमेरिका के आर्थिक आंकड़े आए हैं, उसमें ये आंकड़े आए हैं कि जहां पे 150 दिन में अमेरिका का कर्ज $1 ट्रिलियन हो रहा था, अब डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद 71 दिनों में $1 ट्रिलियन का कर्ज हो रहा है अमेरिका में। यानी डोनाल्ड ट्रंप का मागा का जो सपना था वो तो रहेगा, लेकिन उसमें एक फर्क आ जाएगा, मेकिंग अमेरिका गरीब अगेन। और इस चीज के लिए दुनिया को यूरोपियन यूनियन से या यूरोप के देशों से सबको सीख लेनी चाहिए कि अगर वो कुछ पश्चिमी देश खड़े हो गए तो बाकी देशों को भी एकत्रित खड़ा होना होगा। अन्यथा, मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा जी, अन्यथा हिटलर के बाद एकमात्र पहले ऐसे नेता हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दुनिया के देशों पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले सिर्फ हिटलर ने की थी, अब डोनाल्ड ट्रंप करें तो डोनाल्ड ट्रंप को रोकना बहुत जरूरी है। जी ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। और आकाश जिंदल जी, देखिए जो ट्रंप हैं, उनको शायद जब से दूसरी बार उन्होंने सत्ता संभाली है, टैरिफ एक ऐसा विषय मिला है जो उनको ऐसा लगता है कि मैं टैरिफ के बल पर किसी भी देश से कुछ भी करवा सकता हूं। इस मानसिकता के साथ शायद लगातार ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है वो ट्रंप को, अमेरिका को कहां लेकर जाएगी? और जो ग्रीनलैंड की जिद लेकर बैठे हुए हैं, क्या उसके पूरा होने के करीब आते हुए आपको दिख रहे हैं ट्रंप? आपने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट कही, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कही कि कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे भयंकर स्टेटमेंट यही होती है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में अगर आप इकोनॉमिक लॉजिक छोड़ते हो, इकोनॉमिक लॉजिक से डिविएट करते हो, तो यही होता है। मेरे मित्र कर्नल साहब ने कई अच्छी बातें कही, अमेरिका का उन्होंने डेटा दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका को टैरिफ का रिजल्ट क्या मिला है।
जगह बार बार मुझसे ग्लोबल चैनल पे पूछा जाता है कि जिंदल साहब, आकाश जिंदल साहब, ये बताइए हिंदुस्तान को क्या नुकसान हुआ। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान पे आता हूँ। हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगे। नवंबर 2025 का डेटा है, टैरिफ लगने के बाद 2 महीने के बाद हमारा एक्सपोर्ट यूएस को बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है 22%। हमारा एक्सपोर्ट ओवरऑल वर्ल्ड को बढ़ा है 19% और यूरोप को हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है 14%। तो हमें तो कोई इंपैक्ट आया नहीं है। 8.2% जीडीपी ग्रोथ हमारी रिकॉर्डेड, अचीव्ड। और ये आकाश जिंदल कोई प्रोजेक्टेड डेटा की बात नहीं कर रहा, रिकॉर्डेड और अचीव जो दुनिया मान रही है वो है जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमें बड़ी इकोनॉमी में से बनाती है, वो हमने अचीव की है। अब आ जाइए अमेरिका ने क्या अचीव किया। अमेरिका की बहुत अचीवमेंट्स है जनाब। पहली अचीवमेंट अमेरिका की सुनिए, 4.4% अनएम्प्लॉयमेंट। इतनी बेरोजगारी अमेरिका में हो गई है टैरिफ्स की वजह से। वो देश जहां जाके नौकरी करना दुनिया के बहुत से लोगों का सपना होता है, वो अपने देश के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा। अब आ जाइए दूसरा जो तोहफा, दूसरी अचीवमेंट है अमेरिका की, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में आज मात्र 1.33% है। मोदी साहब और उनकी सरकार को मुबारकबाद दूंगा। अमेरिका में इन्फ्लेशन कितनी है, जहां इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं करती थी, लोग कहते हैं कि दाम बढ़ते नहीं चीजों के, 2.7%। तो दो अचीवमेंट्स उनकी बहुत बड़ी हैं। अपने लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट, उनके लोगों के पास रोजगार की कमी हो रही है। दूसरा तोहफा उनके लोगों को मिला है टैरिफ की वजह से कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो इसीलिए अमेरिका में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं टैरिफ को लेके, ऑलरेडी हमने देखा है। अब आ जाती है यूरोप की बात। ग्रीनलैंड आपने बहुत सही सुर छेड़ा है। ग्रीनलैंड तो अब क्या मिलेगा, वो एक पुरानी कहावत होती है, चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, बने गए दूबे जी। तो वो कहीं ना कहीं जो है, वो हुआ क्या हालत जो है कि अमेरिका जो है ग्रीनलैंड पे तो क्या कब्जा करना था, उल्टा हुआ क्या नेहा, तो उल्टा हुआ क्या है कि वो यूरोप के साथ अब ट्रेड डील भी अपनी पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूरोप अब ट्रेड डील उनके साथ करना नहीं चाहता। वो उसको रोक रहे हैं ट्रेड डील को। तो अब होगा क्या, जो अमेरिका में थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी थी कि किसी तरीके से अपनी इकोनॉमी को वो रिवाइव कर लेंगे, अपनी इकोनॉमी को डेंजर जोन से निकाल लेंगे, वो सारी चीजें उसके हाथ से अब निकल रही हैं। अमेरिका, आपको डेटा दे दूं, 10 सेकंड और लगेंगे मात्र। जीडीपी ग्रोथ जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव में है। डेट, हमारे मित्र कर्नल साहब ने कुछ बात कही थी और उसका आपको आगे बता दूं। अमेरिका को एक साल पहले डेट सीलिंग, उनकी एक कर्जा लेने की लिमिट है, लॉ पास करके उस सीलिंग को बढ़ाना पड़ा है। यानी जितना कर्जा लिया उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ा है इतना खर्चा चलाने के लिए। और लास्ट, अमेरिका 18 साल से डेफिसिट में है, यानी खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है। ये तो सबसे कामयाब इकोनॉमी की हालचाल है। ठीक है, मैं आती हूं आप दोनों के पास और आगे भी हम ये लगातार चर्चा जो है वो जारी रखेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि ग्रीनलैंड में अमेरिका के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले ट्रंप के बयान का विरोध करते हुए ग्रीनलैंड की राजधानी नुअक में हजारों लोगों ने ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है के नारे भी लगाए। आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर ग्रीनलैंड में सड़कों पर उतरी हजारों लोगों की। सड़कें बर्फ की चादर से बनी, लेकिन ग्रीनलैंड के लोगों के दिलों में आग धधक रही है। लोगों का हुजूम राजधानी नुअक की डाउनटाउन में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास तक पहुंचा। ये भीड़, ये गुस्सा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए गए बयान का भारी विरोध हो रहा है। ट्रंप के पुतले के साथ जुलूस निकालते लोगों ने ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है के नारे भी लगाए। ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड के लोगों में गुस्सा इतना है कि राजधानी नुअक की करीब 1/4 आबादी ट्रंप के विरोध में सड़कों पर उतर आई। ग्रीनलैंड की पुलिस के मुताबिक इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन राजधानी में पहले कभी नहीं देखा गया। ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर हासिल करने का इरादा बना रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ग्रीनलैंड की पूर्ण और पूरी खरीद की बात कही। ट्रंप ने लिखा, हमने कई वर्षों तक डेनमार्क, यूरोपीय यूनियन के साथ सभी देशों और कुछ और देशों को सब्सिडी दी है। हमने उनसे टैरिफ या किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया।
अब सदियों बाद समय आ गया है कि डेनमार्क बदले में कुछ लौटाए, क्योंकि अब विश्व शांति दांव पर है। ट्रंप ने कहा कि चीन और रूस ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं और डेनमार्क चाहकर भी इसे नहीं रोक सकता। फिलहाल वहां सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 2 डॉग स्लैच हैं। इस खेल में सिर्फ अमेरिका ही कामयाब तरीके से दखल दे सकता है। मतलब ये कि अमेरिका चीन और रूस से ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकते, बल्कि ग्रीनलैंड को खरीद ही लेना चाहते हैं। खुद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पिछले 150 सालों से ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश कर रहा है और कई राष्ट्रपतियों ने इसके प्रयास किए, लेकिन डेनमार्क ने हर बार इनकार किया। अब सवाल यह है कि पिछले 150 सालों से आखिर अमेरिका की ग्रीनलैंड पर बुरी नजर क्यों है? इस सवाल का जवाब भी खुद ट्रंप ने दिया। उन्होंने कहा, गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड जरूरी। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट है गोल्डन डोम। गोल्डन डोम अमेरिका का बड़ा रक्षा प्रोजेक्ट है। यह इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है। गोल्डन डोम का मकसद अमेरिका की रक्षा करना, चीन, रूस जैसे देशों से आने वाले खतरे से अमेरिका को बचाना। अमेरिका रूस और चीन के बहाने ग्रीनलैंड को कब्जाने की कोशिश में है। इसके लिए अमेरिका नाटो से भी बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने पहले भी नाटो देशों से अमेरिका का साथ देने की बात कही। ट्रंप को डर है कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने कंट्रोल नहीं किया तो चीन और रूस वहां अपना असर बढ़ा सकते हैं, जो अमेरिका को किसी हाल में स्वीकार नहीं है। लेकिन स्वीकार तो ग्रीनलैंड के लोगों को भी कतई नहीं है। ग्रीनलैंड के लोगों को स्वीकार नहीं है ग्रीनलैंड का बेचा जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब इसको आप ऐसे भी समझिए कि ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। 2009 के सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत ग्रीनलैंड के लोग रेफरेंडम, जनमत संग्रह करके स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेनिश संसद की भी मंजूरी जरूरी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं कि आखिरकार ये जो डेनमार्क है उसकी कहां पर कितनी दूरी है। देखिए, डेनमार्क के पास है ग्रीनलैंड। अगर आप ग्रीनलैंड को देखें तो आप देखिए यहां पर, इस ग्रीनलैंड को आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर देखिए जो डेनमार्क है इसके कब्जे में ही एक तरह से है स्वायत्त, यहां पर आप देखिए। और इसी वजह से अगर आप कनाडा को देखिए, यहां पर है, और साथ ही साथ जो दूरी है ग्रीनलैंड से कनाडा की 5043 किलोमीटर है, जबकि डेनमार्क से जो ग्रीनलैंड की दूरी है, अगर आप उस दूरी को देखें तो 2920 किलोमीटर की दूरी है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे मैप को समझें, और एक तरफ जो है अमेरिका की भी मौजूदगी है, तो अमेरिका पहले तो चाहता था कि कनाडा को भी 51वां राज्य बना ले, आपने कई बार सुना भी होगा। वहीं अब ये जो दूरी है, इसी वजह से जो ग्रीनलैंड है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका जो बनावट है, इसकी जो बसावट है, जिस जगह पर है ये, अमेरिका हर हाल में चाहता है कि इसको ये अपने साथ ले ले। और यही चलिए, कर्नल जेएस सोढ़ी जी भी मेरे साथ लगातार डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा आकाश जिंदल जी भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जेएस सोढ़ी सर, देखिए ये जो पूरी सिचुएशन है, इसको जैसे हम दिखा भी रहे थे, मैप के जरिए बता भी रहे थे, जो दूरी है और डिस्टेंस है, क्या जो ट्रंप हैं वो कहते हैं कि वो किसी भी हद तक मतलब कि तैयार हैं ग्रीनलैंड को पाने के लिए, और हर तरीके से उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो डेनमार्क है या फिर जो अन्य देश जो यूरोपीय यूनियन के हैं, जो कि कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो कितने सक्षम है कि वो अमेरिका को रोक पाए? खुशबू जी, चाणक्य नीति कहती है कि युद्ध में विजय होने के लिए सारी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, साम, दाम, दंड, भेद। यही चाणक्य नीति को डोनाल्ड ट्रंप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने 13 जनवरी को डेनमार्क के 56,000 लोगों को कहा कि मैं तुम्हें $1-1 लाख दूंगा, तुम अमेरिका में शामिल हो जाओ। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और प्रदर्शन शुरू हो गए, जैसे आपने ग्राफिक्स में सही दिखाया। अब जितने यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो आस्ता आस्ता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गए हैं, और सबसे बड़ी जो उनकी जीत हुई है, मैं कहूंगा, उन्होंने ट्रेड डील करने से मना कर दिया है। अगर हम सैनिक शक्ति की बात करें तो निश्चित है कि अमेरिका की सैनिक शक्ति बाकी नाटो देशों के या बाकी यूरोपियन यूनियन देशों से बहुत अधिक है। लेकिन हमें याद होना चाहिए, हमें बचपन में कहानी पढ़ाई जाती थी डेविड और गोलियत की, जहां पे डेविड एक विशाल मानव था और गोलियत एक छोटा बौना इंसान था, लेकिन उसने डेविड को हरा दिया था। तो बेशक अमेरिका के पास सैनिक शक्ति बहुत हो, पैसा बेशुमार हो, लेकिन जिस दिन ये सारे नाटो देश या यूरोपियन यूनियन के देश एकत्रित हो गए,
डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। ऑलरेडी जो कल आंकड़े निकल के आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे कम होके सिर्फ 42% घट गई है। यानी कि सिर्फ 42% लोग डोनाल्ड ट्रंप को अब चाहते हैं, जबकि पिछले साल उनकी अप्रूवल रेटिंग 64% थी। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी ये चीजों को सार्वजनिक कर रहे हैं, उनकी अगेंस्ट आक्रोश दुनिया में भी और अमेरिका में भी बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो ग्रीनलैंड लेने से रहे, क्योंकि अब पूरा यूरोप इकट्ठे खड़ा हो गया है उनके खिलाफ। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे भी बातचीत करेंगे और आकाश जी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इस बीच अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि जो ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति है उसे बहुत खास बनाती है। जी हाँ, उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच यानी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच ग्रीनलैंड स्थित है। इस कारण इसे मिड अटलांटिक क्षेत्र में एक बेहद अहम ठिकाना माना जाता है। ग्रीनलैंड आपको बता दें खनिज संपदा से संपन्न है। अब ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं आपको कि आखिरकार क्यों ग्रीनलैंड के लिए इतनी ज्यादा जो ट्रंप है वो परेशान है। अगर आप देखिए करीब 21 लाख वर्ग किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्रफल है ग्रीनलैंड को। अगर आप देखें ये ग्रीनलैंड है अगर, तो आप समझिए कि करीब 21 लाख वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है। दुनिया का 10% ताजा पानी मौजूद है। मतलब आप समझिए 10%, दुनिया का 10% ताजा पानी यहीं पर मौजूद है और यही तमाम चीजें जो इसे खास बनाती है। इसके अलावा नियोडाइनियम और प्रासियोडाइनियम, देखिए ये जो दो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार जो दुर्लभ चीजें हैं उसका उपयोग युद्ध अगर जिस पैमाने पर हो रहा है, जो युद्ध का सामान बनता है, उसमें भी इनकी जरूरत होती है। और कई और दुर्लभ जो खनिज भंडार है वो इनके पास है। उसमें से देखिए डिस्प्रोसियम, टर्बियम, यूरेनियम जैसे दुर्लभ खनिज भंडार हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरी ये स्थिति है इसीलिए ग्रीनलैंड को खास बनाती है। और आकाश जिंदल जी भी मेरे साथ हैं। आकाश जी देखिए, अभी अभी मैंने ग्राफिक्स में अपने दर्शकों को दिखाया, बताया कि आखिरकार क्यों ग्रीनलैंड इतना ज्यादा खास हो जाता है। दुनिया का 10% जो स्वच्छ पानी है यहां पर मौजूद है। मतलब आने वाले समय में जो पानी है वो कितना इंपॉर्टेंट है ये हम समझ रहे हैं अभी से ही। ये बात शायद ट्रंप समझ चुके हैं कि ग्रीनलैंड जो है उस पर कब्जा कितना जरूरी है, शायद इन तमाम विशेषताओं की वजह से। और दूसरी बात, रशिया और चाइना भी एक बड़ी वजह है। वो चाहते हैं कि इनसे पहले वो वहां पर कदम रख दें। जी, सबसे पहले तो चाहते हैं, बड़ी आपने बात कही, उनकी चाहते हैं, ठीक है ना। एक बहुत पुराना गाना मुझे याद आता है, कुछ मिलना आसान नहीं, दुनिया की मजबूरी है। चाहते हैं, अगर चाहते दुनिया की पूरी होने लग जाती तो बहुत कुछ हो जाता। अब ग्रीनलैंड का जहां तक कहा जाता है कि रशिया और चाइना का डर है कि कल को रशिया और चाइना वहां आना जाए, उससे पहले अमेरिका वहां होना चाहता है। मेरे हिसाब से इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आज जो रशिया और चाइना की पोजीशन है वो वहां आने वाले नहीं है। रशिया तो खुद ही उलझा हुआ है यूक्रेन वॉर में। वो एक सिर्फ बेसिस दिया गया, महज एक बहाना है वहां कब्जा जमाने का। बात सिर्फ इतनी है कि एक इकोनॉमी को उठाना है, इकोनॉमी का वर्चस्व बढ़ाना है, उसके लिए ग्रीनलैंड पे कब्जा करना है। लेकिन वो होने वाला नहीं है, क्योंकि और छोड़िए, आज तक पहले क्या था, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले रजीम में अगर उनकी ट्रेड वॉर चली थी तो चाइना के साथ, जिसके साथ ट्रेड वॉर चलना कोई ऐसी बात नहीं थी, स्वाभाविक था, क्योंकि सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बनी थी। अमेरिका के टॉप इकोनॉमी के बनने के सपने को कहीं ना कहीं वो चैलेंज कर रहा था। इस बार तो बहुत ही यूनिक अचीवमेंट कर ली है। जो पक्के दोस्त थे उनके, जो हमेशा उनके साथ रहे हैं हर सिचुएशन में, उनको भी अगेंस्ट कर लिया यूरोप हमेशा जो है, यूरोप के बहुत से कंट्रीज यूएस के साथ रहे हैं। उनके बहुत से एफर्ट्स में, बहुत से एक्ट्स में सॉलिडरिटी का परिचय दिया है। अब इन्होंने उनको भी अपने अगेंस्ट कर लिया है। तो ये मार यूएस को बहुत गहरी पड़ने वाली है। ग्रीनलैंड, जाहिर सी बात है, हर कंट्री, किसी भी कंट्री को आप अगर अपनी कॉलोनी बनाओगे, अपना राज्य वहां स्टैब्लिश करोगे, अपने अंडर लोगे, तो उसके आपको एडवांटेजेस हैं। कहीं मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं आईटी है, कहीं स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं, कहीं मिनरल्स हैं। लेकिन क्या आपको कोई कब्जा करने देगा? क्या आपको कोई काबिज होने देगा? आपको शायद, यानी कि लोगों को शायद याद आ रहे हैं वो कॉलोनियल एरिया, वो कॉलोनियल एरा से हम
150 साल आगे निकल आए हैं। ठीक है वो सर, मैं आती हूँ colonialization आपके आज पास, हम नहीं यहीं होने से वाला। आगे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप दोनों बता रहे लगातार हमारे दर्शकों को। इसी बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 2019 से ही ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप जब दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने फिर से इसे हवा दे दी है। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिला सकते हैं? जी हाँ, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ऐसा मुमकिन है भी या नहीं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं आपको कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, कानूनी रूप से यह आसान नहीं है और ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों ही नाटो देश हैं। जी हाँ, ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों ही नाटो देश हैं। एक नाटो देश का दूसरे नाटो देश पर कानूनी कब्जा नहीं हो सकता है, यह भी आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। नाटो देशों पर कानून समान रूप से लागू है। ऐसा करना पूरी तरह अवैध और नाटो संधि के खिलाफ होगा। जी हां, नाटो का आर्टिकल 5 भी यह कहता है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। मतलब अगर एक पर हमला हुआ मतलब पूरे नाटो पर हमला हुआ। और यही वजह है कि नाटो यूक्रेन की भी मदद कर रहा है। अगर आपको हम बता दें, अगर दुश्मन बाहरी है तो सभी सदस्य देश मिलकर मदद करेंगे। लेकिन मजे की बात तो यह है कि यहां दुश्मन बाहरी नहीं बल्कि नाटो का सदस्य देश ही है। तो इसीलिए देखिए, ये जो परेशानी है ना कहीं कुल मिलाकर, कि दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, एक ने दूसरे पर अगर आक्रमण किया तो ये उनके आर्टिकल का उल्लंघन होगा। ट्रंप को आखिर ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्यों ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप ने यूरोपीय देशों से उलझने की भी बात ठान ली है? अब आपको बताते हैं, देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या है आखिरकार। अब देखिए, ये जो है आर्कटिक में ग्रीनलैंड मौजूद है। जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये बहुत ज्यादा खास है। इसका जिक्र हम लगातार करें कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका को यूरोप और रूस के बीच में सैन्य बढ़त मिलेगी, जो कि वो हमेशा से चाहता है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का थुले एयरबेस भी है, जो काफी महत्वपूर्ण है। नॉर्थ अटलांटिक की सुरक्षा की चाबी जो है वो ट्रंप अमेरिका अपने पास चाहता है। आर्कटिक में बढ़ रहा है चीन और रूस का प्रभाव, और उसी प्रभाव को कम करने की भी कोशिश और कवायद है। इसे अमेरिका के लिए खतरा मानते हैं ट्रंप, और यही वजह है कि ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तेल और गैस के भारी भंडार, मतलब कुल मिलाकर ये जो पूरी परिस्थिति है, अगर आप देखें आर्कटिक ट्रेड रूट जो है वो भी समझिए ग्रीनलैंड भविष्य के ट्रेड रूट का जरिया बन सकता है। और हमेशा से ट्रेड पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप की मेंटालिटी थोड़ी वैसी है। ग्रीनलैंड पर पकड़ यानी आर्कटिक में अमेरिका की बादशाहत होगी, मतलब वो व्यापार में और ज्यादा आगे बढ़ेगा। ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन ही नहीं, स्ट्रैटेजिक जो है एसेट बनाना चाहते हैं इसे, और ये बात वो लगातार कहते भी रहे हैं। आर्कटिक में ग्रीनलैंड मौजूद है और चाहते हैं कि ग्रीनलैंड के जरिए पूरे आर्कटिक पर जो कब्जा है वो धीरे धीरे होता रहे। और यही वजह है तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका को यूरोप और रूस के बीच में सैन्य बढ़त जो है वो मिलेगी, ये भी बात लगातार कही जा रही है। और कुल मिलाकर जो बातें लगातार कही गई हैं, अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां और देखने को मिलेगी। मेरे साथ जयेश सोढ़ी सर भी लगातार है, आकाश जिंदल जी भी लगातार मेरे साथ है। अच्छा जयेश सोढ़ी सर, देखिए ये बातें जो लगातार हम बता रहे हैं ये तो अब सिलसिला लगातार चल ही रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसी क्या चीज है जो ट्रंप को रोक सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप एक बच्चे की तरह जिद पर अड़ गए हैं कि उनको ग्रीनलैंड चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर सर्कमस्टेंसेस में चाहिए। उन्होंने सारी परिस्थितियां बता दी कि भाई जो रूस है वो आ रहा है, चीन है आ रहा है, अमेरिका को खतरा है, पैसे देने की तक की कोशिश कर ली ग्रीनलैंड में, कहने लगे। तो कुल मिलाकर आखिरकार जो अमेरिका है उसकी ये जिद कैसे रुकेगी? खुशबू जी, अमेरिका की ये जो जिद है या डोनाल्ड ट्रंप की ये जो जिद है, इसको रोकने का एक ही तरीका है, जब यूरोप के देश इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। और उन्होंने पहली अपना जो चाल है या पहली अपनी मूव दिखा दी है कि उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने से मना कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि उनके ये जो मंसूबे हैं ग्रीनलैंड के, ये अच्छी तरह से यूरोप के देश नहीं ले रहे हैं और अब यूरोप के देश बगावत पे आस्ता आस्ता आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हरकत भी की ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की तो नाटो टूट जाएगा। और अगर नाटो टूटेगा सबसे खुशी किसको होगी? रूस को होगी। दूसरी सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? चीन की होगी, चीन को होगी। ये जो डोनाल्ड ट्रंप अपने इन इरादों में लगे हुए हैं, उन्हें यह एहसास नहीं हो रहा है कि इससे दुनिया का पलड़ा किस तरह से बिगड़ जाएगा। जो अब तक थोड़ा भी वर्ल्ड बेस्ड रूल ऑर्डर है खत्म हो जाएगा। इससे रूस और चीन को इतनी बेशुमार ताकत मिलेगी कि अब तक अमेरिका, जो कि माना जाता था लोकतंत्र का ये एक पहरेदार है,
ठीक है। ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो डोनाल्ड ट्रंप के सपने हैं पूरा कब्जा करने के, वो नहीं होंगे। तो ये जो चाल है ये बुरी तरह ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप पे ठीक है। बैकफायर करने लगी है। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास और आकाश जी के पास भी। देखिए, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों में कितना व्यापार होता है और किन किन चीजों का व्यापार किया जाता है वो भी आपको हम बताएंगे और फिर वापस हम चर्चा के लिए भी लौटेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि आखिरकार यूरोपीय यूनियन की अगर आप बात करते हैं तो क्या यूएस से जो यूरोपीय यूनियन है उसे क्या निर्यात होता है? अगर आप देखिए जो निर्यात है वो क्या क्या होता है यूएस से ईयू को, 30.7 लाख करोड़ रुपए का निर्यात होता है। पेट्रोलियम, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और एयरक्राफ्ट्स, ये चीजें जो हैं यूएस से ईयू को निर्यात होती है। वही जो ईयू से यूएस को क्या निर्यात होता है, अगर आप इसका उल्टा समझे तो 50.3 लाख करोड़ रुपए मोटर वाहन, मोटर पार्ट्स, मशीनरी और रासायनिक पदार्थ। तो कुल ट्रेड जो है 81 लाख करोड़ रुपए का है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अगर आप समझें कि क्या लिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है, अगर आप इसको समझे तो कहीं ना कहीं अगर जो आंकड़ा है वो देखिए, निर्यात जो है कम है, जो आयात है वो ज्यादा है। बहरहाल कुल मिलाकर जो स्थिति है वो देखी जाए, और जो ये हम पूरा आपको बता रहे हैं, ये स्रोत यूएसटीआर से लिया गया है जिसके जरिए हम ये पूरा आपको बता रहे थे कि आखिरकार क्या वो जो पूरी परिस्थितियां अगर आप समझे तो। अच्छा, आकाश जिंदल जी भी मेरे साथ लगातार है, हम उनसे भी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आकाश जिंदल जी, सवाल ये उठता है कि ये जो आयात और निर्यात की बात लगातार हो रही है यूरोपीय यूनियन से, क्योंकि अब गुस्सा तो यूरोपीय यूनियन को है कहीं ना कहीं, अब कई देश जो है वो खुलकर कहने लगे हैं ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मसला है इसमें अमेरिका को कितना नुकसान हो सकता है और किस किस क्षेत्र में, और भारत के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं, दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग है। क्या क्या नुकसान हो सकता है, नुकसान को मैंने आपको बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो इकोनॉमी किससे बनती है? लोगों से। लोगों की बैलेंस शीट मैंने आपको बता दी है। अमेरिका की इन्फ्लेशन 2.7%, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट 4.4%, डेट अमेरिका पे चढ़ता जा रहा है, डेफिसिट इकोनॉमी है। जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। अब आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान और यूएस को लेके। अब यही फर्क है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले एक साल में, देखिए आपके चैनल पे मैंने शोज किए हैं, तमाम चैनल पे शो किए हैं, कितनी ट्रेड डील्स की हैं। यूके के साथ हमने ट्रेड डील की है, और अब आपको कंट्री का नाम बताता जाऊं, लिखते जाएं किस किस के साथ हमने ट्रेड डील किया, और उस ट्रेड डील की वजह से हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, ये होती है वसुदैव कुटुंबकम की नीति, ये होती है मित्रता के साथ व्यापार बढ़ाने की। व्यापार हमने भी बढ़ाया है, जीडीपी ग्रोथ में नंबर 1 हम पहुंचे हैं। ग्लोबल सर्कमस्टांसेस जबकि पूरी तरह अगेंस्ट थे, यानी ग्लोबल इकोनॉमी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ की तरफ जा रही थी। ग्लोबल इकोनॉमी की अलग अलग कंट्रीज, ग्लोबल इकोनॉमी से मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ की तरफ जा रही थी, स्लो डाउन था, रिसेशन था, लेकिन हमने मित्रता से, प्रेम से, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब उनकी टीम की खूबी है, वसुदैव कुटुंबकम से, अच्छे रिलेशन से हमारे प्रधानमंत्री साहब को दुनिया में सब जगह सम्मान भी मिला और हमने व्यापार भी बढ़ाया। ये है प्रेम और दोस्ती से व्यापार बढ़ाने का तरीका। कितनी ट्रेड डील्स हमारी हुई हैं मैं आपको बोलता जाऊंगा, उतना समय भी नहीं होगा चैनल को मेरे पास जो मेरे देने का कि आप लिस्ट बनाते जाएंगे। और यूएस अपनी ट्रेड डील्स जो है रोकता जा रहा है। तो अब आप देख लीजिए व्यापार करने का किसका तरीका है। यहां हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की अध्यक्षता में दोस्ती भी बढ़ाता जा रहा है, मित्रता भी बढ़ाता जा रहा है। जहां जहां वो जाते हैं उन्हें वहां बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं, राष्ट्राध्यक्ष उनको उतनी इज्जत देते हैं। कहां डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ट्रेड डील्स होनी चाहिए थी उनको अटकाते जा रहे हैं। तो व्यापार करने के तरीके दोनों को देख लीजिए, और कामयाब कौन सा तरीका है। ये आकाश जिंदल डॉट इन नहीं कह रहे, ये नहीं कि आकाश जिंदल हिंदुस्तानी है तो हमारी सरकार की तारीफ करेगा। अब ग्लोबल डेटा उठा लीजिए, अब देख लीजिए वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है। वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान के बारे में, 7.2% जीडीपी ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर की वर्ल्ड बैंक ने कही। और उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन कम है, हिंदुस्तान ने सरकार ने टैक्सेशन रिफॉर्म किए, हिंदुस्तान में हमने कंजम्पशन बढ़ाई। तो ये चीज है। अब वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहा है, जनाब मेरे कहने से कुछ नहीं होता। तो अब आप देख लीजिए मित्रता, प्रेम और दोस्ती से व्यापार बढ़ा के बिल्कुल अब किसने दुनिया में झंडे गाड़े हैं कि किस तरह की परिस्थितियां अमेरिका में बनती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने